हेलो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार जीके के लगभग 750 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियोस में हम 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक है, वहां से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की वीडियो में भी हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए अशोक महान, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी कनिष्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र, उसको वर्तमान में पटना कहा जाता है। इतिहास के अनुसार सम्राट अजात शत्रु के जो उत्तराधिकारी थे उदयन, इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला या नालंदा? तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपको बताना है कि तक्षशिला इस समय कहाँ पर पड़ता है, भारत में या पाकिस्तान में? ठीक है। मौर्य युग की अवधि के दौरान सबसे प्रसिद्ध शैक्षिक जो केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसे अभी भी दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 12, 14, 16 या 20? देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन को 15 कर लीजिए। 14 नहीं है, ये 15 है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 15। अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों या पुस्तक शीर्षकों, 150 अध्यायों और 180 विषयों में विभाजित किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि इसे कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के लिए एक पुस्तिका के रूप में लिखा था ताकि उसे साम्राज्य पर शासन करने का निर्देश दिया जा सके। अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी या यमुना नदी? तो बिहार में जो महात्मा गांधी सेतु है ये बना हुआ है गंगा नदी पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार में गंगा नदी पर निर्मित दक्षिण में पटना को, उत्तर में हाजीपुर से जोड़ता है ये, और ये भारत का सबसे लंबे नदी पुलों में से एक है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 22 और 31 को जोड़ने वाले गंगा सेतु के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, कौन सा है वह? वाष्प, अश्वघोष, विशाखदत्त या फिर शूद्रक? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विशाखदत्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या इनमें से कोई नहीं? तो मगध में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो मंत्री थे चाणक्य, इनको दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्प या घनानंद? तो उस समय मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी घनानंद। नंद राजवंश के उस समय भारत पर शासन किया। उस समय नंद राजवंश ने भारत पर शासन किया जब महान सिकंदर भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शासकों के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो उस समय का जो नंद राजवंश का जो शासक था घनानंद, वो जो है सिकंदर महान का समकालीन था और नंद राजवंश का अंतिम शासक भी था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन करने वाला कौन था? मौर्य वंश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जिसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है,
किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने या महापद्नंद ने? तो किसने अपने आप को एक राट कहा है, ये आपको बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, महापद्नंद। महापद्नंद ने अपने आप को एक राट कहा है। इसके अलावा इनको सर्व छत्रांतक, एक छत्र, पृथ्वी का राजा, भार्गव आदि उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अशोक? तो किस शासक का उल्लेख किया गया है आपको बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, अशोक। शासक अशोक का उल्लेख शिलालेखों में प्रियदर्शी और देवनामप्रिय के रूप में मिलता है और अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो समुद्रगुप्त कौन थे? गुप्त वंश के शासक थे कि, ठीक है। और समुद्रगुप्त भारत के महान शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। बीएस स्मिथ के द्वारा उन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो किसने कहा था? बीएस स्मिथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर चंद्रगुप्त प्रथम को? तो गुप्त वंश के कौन से शासक थे जिनको विक्रमादित्य कहते हैं हम, ये बताना है आपको। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और ये कौन थे? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शक वंश का, शुंग वंश का, सातवाहन वंश का या कुषाण वंश का? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, शुंग वंश। शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ मौर्य वंश के बाद। किसने स्थापना की थी इसकी? तो इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। शुंग वंश ने 150 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया और इसमें 3 महत्वपूर्ण शासकों के नाम थे, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और देवभूति। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बीएन मिश्रा, प्रिंसेप, एचडी शोकलिया या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रिंसेप। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं और सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अगला प्रश्न है, बिहार केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा वह स्तंभ है? ऑप्शन ए, मस्की का लघु शिलालेख, ऑप्शन बी, भाब्रू शिलालेख, ऑप्शन सी, रानी का स्तंभ लेख या फिर ऑप्शन डी, रुमीनदेई अभिलेख? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भाब्रू शिलालेख। भाब्रू जो कि बराट राजस्थान में स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। सीता भूमि किसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र? ऑप्शन ए, ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ऑप्शन बी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ऑप्शन सी, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का जो अभिप्राय है वो है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से है। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आर के मुखर्जी, विलियम जोन्स, डी आर भंडारकर या बी एस स्मिथ? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विलियम जोन्स। एपिटोम के यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सैंड्रोकोट्स के रूप में किया था और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। जस्टिन ने उल्लेख किया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के दरबार का दौरा भी किया था। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख?
तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है इंडिका में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है इंडिका, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, या पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में, गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में, या फिर गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। तो देखिए भांगर मिट्टी बिहार में मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और जो भांगर मिट्टी होती है इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है तथा अत्यधिक उर्वर शक्ति भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? गंगा, पुनपुन, फल्गु या सोन? सबसे लंबा रेल पुल बना हुआ है सोन नदी पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डेहरी शहर की सोन नदी पर बना 123 साल पुराने पुल के पाए को जमी जोत किया जा रहा है। इससे पहले चिनार कबाड़ कंपनी को बेच दिया गया था इसको। और डेहरी शहर के पूर्वी हिस्से में सोन नदी पर बना 123 साल पुराना अपने समय का देश का सबसे लंबा रेल पुल इतिहास के पन्नों में सिमट गया है। तो ये अब समाप्त हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छित प्रतिशत है लगभग कितना? 15%, 17%, 19% या 23%? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 17%। लगभग 17% क्षेत्र पर बिहार के वन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर या पंजाब केसरी? देखिए इंडियन नेशन जो अखबार है इसका प्रकाशन पटना से होता था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? ऑप्शन ए गाय, चाय एवं जौ, ऑप्शन बी चावल, गेहूं एवं मक्का, ऑप्शन सी मूंगफली, कॉफी एवं जौ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं वो हैं चावल, गेहूं और मक्का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन, मयूराक्षी, गंडक या कोसी? तो त्रिवेणी नहर में गंडक जो नदी है वहाँ से पानी आता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। त्रिवेणी नहर भारत के बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले की सिंचाई करने के लिए बनाई गई थी, जो कि गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? ऑप्शन ए ताप्ती नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल बेतवा, ऑप्शन सी सोन बेतवा, या फिर ऑप्शन डी नर्मदा और सोन? तो देखिए अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं नर्मदा और सोन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, खनिज संपदा, कृषि या प्राकृतिक संसाधन? तो वर्तमान समय में बिहार में जो संपत्ति है उसका जो मुख्य स्रोत है वो है कृषि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40%, 46%, 50% या 60%? तो बिहार सरकार के द्वारा जो कर्मचारी बिहार गवर्नमेंट में हैं उनके वेतन एवं पेंशन के समस्त जो संसाधन हैं उनका जो कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 46%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 22-23 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था 82.4%, 67%, 56% या 54%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 82.4%। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, लालू प्रसाद के, या इनमें से कोई नहीं? तो पहली बार जो राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था वो कब हुआ था? 2006 से 2007 के बीच में हुआ था, और सुशील मोदी ने उस समय जो प्रस्तुत किया था आर्थिक सर्वेक्षण, और उस समय वह बिहार के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी थे, तो इसलिए ऑप्शन इसका वी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? राजस्थान, गुजरात, बिहार या उड़ीसा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न है,
नरेगा योजना या इसको जिसको मनरेगा भी कहते हैं, तो मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? 90:10 में, 50-50 में, 75-75 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खर्च जो मनरेगा के अंतर्गत जो भी होता है उस खर्च को 90:10 में डिवाइड किया जाता है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए, सूखा के लिए? तो उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बाढ़ किस नदी से किस नदी की वजह से आती है? तो कोसी नदी के क्षेत्र में आने के कारण यहाँ बाढ़ की समस्या प्रत्येक वर्ष बनी रहती है। अगला प्रश्न है, मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? मनेर में, राजगीर में, बिहार शरीफ में, या फुलवारी शरीफ में? तो मखदुम जो कुंड है ये राजगीर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मखदुम कुंड बिहार के राजगीर का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, या इनमें से कोई नहीं? तो ये वृक्ष जो है अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी का वृक्ष है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? पिपलीवन, विक्रमशिला, कुंडग्राम, या वैशाली? तो देखिए महावीर स्वामी है उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में कहाँ हुआ था? इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया? वैशाली में, राजगृह में, नालंदा में, या पावापुरी में? तो वर्धमान महावीर जी ने जो निर्माण प्राप्त किया वो किया था पावापुरी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी, जो कि जिसको हम राजवीर भी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्माण या मोक्ष प्राप्त किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कब कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। ठीक है। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक का, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु हरगोबिंद का, या गुरु तेग बहादुर का? तो सिख गुरु कौन से थे? ये थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, जमुई में, या दानापुर में? तो विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विष्णुपद मंदिर 40 सेंटीमीटर लंबे पद चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें संकम, चक्रम और गधम सहित 9 प्रतीक कुल मिलाकर, और कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अस्त्र का प्रतीक है। विष्णुपद, जिसे धर्मशाला के नाम से जाना जाता है, एक ठोस चट्टान पर उत्कीर्ण है और चांदी के धातु से सुसज्जित है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? देव में, पावापुरी में, राजगीर में, या फिर बिहार शरीफ में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजगीर में। नालंदा में, राजगीर में कई गर्म पानी के झरने हैं और इनका निर्माण कहा जाता है कि राजा बिंबिसार ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? नालंदा, बोधगया, राजगृह, या गया? तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था या कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यह संगति मगध सम्राट अजात शत्रु द्वारा राजगृह में की गई थी, जिसमें 500 से 300 भिक्षुओं ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, राजगृह का पुराना नाम क्या था? मगध, गिरिव्रज, बसाड़, या पाटलिपुत्र? तो राजगृह का पुराना नाम है गिरिवज्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसको सुमतिपुर, बृहदत्तपुर, गिरिव्रज और कुशग्रपुर के नाम से भी प्रसिद्ध रहा है ये, और आजकल इसको क्या बोलते हैं? राजगीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया था? 1776 में, 1756 में, 1776 में, या 1796 में? तो गोल घर का निर्माण किया गया था 1786 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और किसने किया था? तो गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग ने गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी
और ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गॉस्टिन ने अनाज के भंडारण के लिए, किसके लिए, ब्रिटिश फौज के लिए अनाज के भंडारण के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू करवाया था। और इसका जो निर्माण है वो ब्रिटिश राज में 20 जुलाई 1786 को संपन्न हो गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर, नालंदा, सहरसा या पूर्णिया। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है कैमूर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और कितनी जनसंख्या घनत्व है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर जो स्क्वायर एरिया है उसमें केवल 488 व्यक्ति रहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, लसीगराय, शेखपुरा, शिवहर या अरवल। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है बिहार का शेखपुरा, ऑप्शन वी इसका राइट आंसर होगा। शेखपुरा जिले की आबादी 6,36,342 दर्ज की गई है, जो कि बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम, भारत में चतुर्थ, भारत में तृतीय या भारत में द्वितीय। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो बिहार का स्थान है भारत में प्रथम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और कितनी जनसंख्या है, तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 1106। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है 42.85%, 47.25% या फिर 51.5% या 69.83%। तो बिहार में साक्षरता का जो परसेंटेज है वो है 69.83%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जिसमें पुरुष साक्षरता जो दर है वो 70.32% है और महिला साक्षरता 53.57% है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार का, मधेपुरा, सारण, सीवान या सहरसा। तो सहरसा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है, यानी कि जो बिहार है, बिहार में अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो कितने परसेंट है, 7.5%, 15.3%, 0.9% या फिर 11%। तो देखिए, हिंदू आबादी में 17% सवर्ण है बिहार के अंदर, 51% ओबीसी हैं और 15.7% अनुसूचित जाति के लोग हैं, करीब 1% अनुसूचित जाति के लोग हैं। अनुसूचित जनजाति के जो लोगों की संख्या वो कितनी है, करीब 1%, यानी कि 0.09 या 0.9%, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास, लखीसराय, सुपौल या गोपालगंज। तो बिहार में सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो रोहतास जिले में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो देखिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा जो राज्य है वो बिहार है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार जो 12वां राज्य है वो पहले बिहार था, लेकिन तेलंगाना का जो राज्य जो स्थापना जो बना, गठन हुआ 2014 को, तो उसके बाद बिहार का जो स्थान है वो 13वां हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 13वां स्थान किस राज्य का है, तो वो है बिहार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये थे कुल मिलाकर 50 प्रश्न हमने जो डिस्कस किया आज की वीडियो में। उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, और बाकी के जो प्रश्न हैं उनको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।